नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? भारत के संविधान का भाग 3। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारे भारत के संविधान का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप प्लीज एक बार उन वीडियो को भी जरूर देखिए। और आज से हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग 3। तो हमारे भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसमें क्या है? उसमें मूल अधिकारों का वर्णन है कि हमें जो मूल अधिकार प्राप्त है वो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो हमारे भारत का संविधान है वो हमें 6 मूल अधिकार देता है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। लेकिन जब हमारे भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 और लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो क्या उस समय भी हमें मूल अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त थे? जी हां, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो यहां पे क्या परिवर्तन आया है? उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन आज के समय में वर्तमान में हमें केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इन सब के बारे हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमें ये मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पहला, कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए, कुछ सभी व्यक्तियों के लिए। अब देखिए, हमारा जो भारत देश है इसकी जो सीमा है तो इसमें नागरिक भी रहते हैं जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, और बाहर के लोग भी रहते हैं जो विदेशी हैं। तो ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं इनमें से कुछ मूल अधिकार सिर्फ हमारे भारत देश के नागरिकों को उपलब्ध है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो हमारे भारत देश के नागरिकों के साथ साथ जो बाहर के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, जो विदेशी हमारे भारत देश में रहते हैं, उनके लिए भी हैं। सेकंड पॉइंट, राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखिए, ये जो भारत का संविधान है इसका जो भाग 3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो राज्य उन पे युक्त प्रतिबंध लगा सकता है कि राज्य उन पे प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन ये जो प्रतिबंध लगाया जाएगा तो ये ऐसे ही नहीं लगाया जाएगा कि कोई छोटा मोटा कारण है और उसके कारण आपने प्रतिबंध लगा दिया। अगर आवश्यकता पड़े तो ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और जो प्रतिबंध लगाया जाएगा अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी जांच कर सकता है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया था ये उचित भी है या नहीं। फिर सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध, कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध। देखिए, जब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब देखिए, सरकार जो कानून बनाती है, सरकार जो निर्णय लेती है देश को चलाने के लिए, तो अगर वो निर्णय नागरिकों के खिलाफ हुआ, मतलब अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ये जो मूल अधिकार है हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं कि आप, ये सरकार को बोलते हैं कि आप नागरिकों से ये छीन नहीं सकते, आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। अब मानिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आर्टिकल 15। जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसमें कहा गया है कि जैसे किसी के भी साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मूल के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया है, क्या ये सिर्फ सरकार पे वैलिड है कि सरकार किसी के साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती या जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती? जी नहीं, ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा उपलब्ध कराता है। अब इसको समझिए कैसे। मान लीजिए किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, रेस्टोरेंट किसी ने खोल दिया, तो अब उसका रेस्टोरेंट का जो मालिक है उसने कोई रेस्टोरेंट खोल दिया। तो रेस्टोरेंट क्या है? रेस्टोरेंट में कोई भी आ जा सकता है, खाना खा सकता है। लेकिन अब अगर मालिक कहे कि आप इस धर्म के हैं, आप इस जाति के हैं, कोई मान लीजिए उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आया और वो कहता है कि आपकी जाति के कारण या आपके धर्म के कारण मैं आपको यहाँ पे एंट्री नहीं दूंगा, तो ये वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता रेस्टोरेंट का मालिक, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 15 जो है उसके तहत जो सुरक्षा है वो सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, वो नागरिक जो यानी जो निजी व्यक्ति है उनके खिलाफ भी उपलब्ध है। ठीक है, फिर कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले, कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले। अब इस पॉइंट से क्या तात्पर्य है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं से यहाँ पे मूल अधिकार के टॉपिक में क्या तात्पर्य है कि सकारात्मक में तो क्या है, सबसे पहले नकारात्मक समझिए कि ये सरकार को कहता है कि जब भी आप नीतियां बनाएं तो आप ये बातें, ये काम नहीं कर सकते जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो ये सरकार पे रोक लगाता है
कि लोगों के मूल अधिकार छीनने से। सकारात्मक का क्या है कि आप अपने नागरिकों को, जो लोग आपके देश में रहते हैं, उनको सुविधाएं दीजिए। तो ये इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि सरकार को कहता है आप सकारात्मक कार्य कीजिए, और नकारात्मक से क्या तात्पर्य है कि आप ये काम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, ये न्यायोचित है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। फिर है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब क्या है कि जो हमारे भारत देश के संविधान ने हमें मूल अधिकार प्रदान किए हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो उनकी गारंटी व उनकी सुरक्षा नागरिकों को कौन देता है? भारत देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही गारंटी व सुरक्षा दी जाती है? यानी कि अगर हमें लगता है कि मेरे किसी मूल अधिकार का, मेरे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी व्यक्ति ने या सरकार ने किया है, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। मतलब उच्च न्यायालय भी यहां पे सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है, ये स्थायी नहीं है, संसद कटौती या कमी कर सकती है। अब ये जो भारत के संविधान के भाग 3 द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्या ये स्थायी हैं? जी नहीं, ये स्थायी नहीं है। अगर आवश्यकता लगे, अगर जरूरत हो, तो संसद इनमें कटौती कर सकती है, इनमें कमी कर सकती है। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। तो कैसे एक कम कैसे हुआ? तो संसद ने यहाँ पे कटौती की, कमी की। लेकिन अब ये जो संसद कटौती करेगी या कमी करेगी, कि ऐसे ही नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी से साधारण कानून पास करके इनमें कटौती करे। नहीं, साधारण कानून से इनमें कटौती नहीं हो सकती। इनके लिए अगर इनमें कटौती करनी है तो आपको संविधान में संशोधन करना होगा। फिर है, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान निलंबित। काल जो है वो 2 तरह का होता है, आंतरिक आपातकाल और बाहरी कारणों से आपातकाल। तो हमारे भारत देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जो आर्टिकल 352 का यूज करके लगाया जाता है। तो आंतरिक आपातकाल 1 बार लगाया गया और बाहरी, यदि बाहरी कारणों से जैसे युद्ध के कारण, 2 बार आपातकाल हमारे भारत देश में लगाया जा चुका है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो जो हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के भाग 3 के द्वारा, वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अब आपको याद रखना है कि 2 मूल अधिकार ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो किसी भी सिचुएशन में, चाहे आंतरिक आपातकाल हो चाहे बाहरी आपातकाल हो, वो निलंबित नहीं होंगे। मतलब इनके तहत सुरक्षा उस समय भी सारे भारत देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगी। यानी अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। तो अब आंतरिक और बाहरी से यहां पे क्या आप समझेंगे कि अगर आंतरिक आपातकाल लगाया गया, अगर बाहरी आपातकाल लगाया गया, ठीक है, अगर बाहरी आपातकाल लगाया गया तो बाहरी आपातकाल के समय सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे के सारे निलंबित हो जाएंगे। लेकिन अब अगर ये आंतरिक आपातकाल लगाया गया तो उस समय जो आर्टिकल 19 है वो भी निलंबित नहीं होता। आर्टिकल 19 भी आंतरिक आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता। ठीक है, ये निलंबित कब होगा? अब अगर बाहरी आपातकाल लगाया गया तो सिर्फ 20 और 21 रहेंगे, वरना अगर आंतरिक आपातकाल लगाया गया तो 19 के तहत भी सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। फिर है, सशस्त्र बलों और ऐसी ही संस्थाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ये कौन सा आर्टिकल है? अगर आपको पता है तो यह है आर्टिकल 33, संविधान का अनुच्छेद 33, कि जैसे सशस्त्र बल हो गए, जैसे हमारे भारत देश की सेना हो गई, मिलिट्री हो गई, पुलिस हो गई, तो ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको जो मूल अधिकार है उन पे संसद कुछ कटौती कर सकती है। अब उनके लिए कटौती करना जरूरी, उनके नहीं कि उनके जो मूल अधिकार है उन पे संसद प्रतिबंध लगा सकती है। अब आप कहेंगे उन पे प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? तो ये जरूरी होता है भारत देश की सुरक्षा के लिए। अगर संसद जैसे क्या करती है, अब जैसे मैं एक आम नागरिक हूं, मेरे को सारे के सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो पुलिस में होगा, सशस्त्र बल में होगा, जैसे मिलिट्री में होगा, तो उनके जो मूल अधिकार हैं उन पे संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा देश की सुरक्षा के लिए होता है। फिर ये 10th पॉइंट क्या है? जहां फौजी कानून प्रभावी वहां क्रियान्वयन रोका जा सकता है। ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 34। फौजी कानून से क्या तात्पर्य है? अब अगर किसी जगह पे सैन्य शासन लगाया गया तो वहां पे ये जो मूल अधिकार है इनके क्रियान्वयन यानी इनके लागू होने पर रोक लगाई जा सकती है। इनके लागू होने पर रोक लगाई जा सकती है जहां सैन्य शासन हो। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 34 है। फिर इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जा सकता है। मेन पॉइंट क्या है? कानून सिर्फ भारत की संसद, पार्लियामेंट बना सकती है, राज्य विधानमंडल को यहां पे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अब देखिए, ये जो मौलिक अधिकार
आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमें प्राप्त है, ये सारे के सारे लागू हैं। लेकिन इनमें से कुछ पे कानून अगर नहीं है तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत देश की संसद के पास है। अब आप कहेंगे किस तरह से हम इसको समझे पॉइंट को, कि जैसे आर्टिकल 17 है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताता है। तो अब जैसे आर्टिकल 17 बना दिया गया, लेकिन अब अगर संसद को इस पे कानून बनाना है कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसको कितनी सजा होगी, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? सिर्फ संसद बना सकती है। और ऐसा क्यों है? ताकि सारे भारत देश में एक समान कानून लागू रहे। ये नहीं है कि जो एक मूल अधिकार है वो एक राज्य में दूसरी तरह से चल रहा है, दूसरे राज्य में दूसरी तरह से चल रहा है। सभी के ऊपर समान कानून मतलब संसद बना सकती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।